प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं फिर एक बार बात कर रहा हूँ। लड़ाइयों में तो हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। उसके और भी बहुत से सोशल इविल्स, जो बुराइयाँ होती हैं सामाजिक, वो भी ऊपर उछल के आ जाती हैं। ये मेरी किताब है स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। ये किंडल ई बुक है। आप किसी भी अपने कंप्यूटर ऐप पे, स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इसको पढ़ सकते हैं। तो पेज 107 इस किताब का, जहाँ मैंने पेरिस के रीडेवलपमेंट की बात की। जब नेपोलियन थर्ड थे वहाँ के किंग, तो उस ज़माने में बहुत कंजेस्टेड होता था, बुरा हाल था पेरिस का। तो वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाए, उसके लिए दोनों साइड के प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ेगा। उनको डिमोलिश करके आए तभी तो सड़क चौड़ी होंगी, रोड तभी तो चौड़ी होंगी, वाइड होंगी। पार्क तो तभी बनेंगे जब ओपन स्पेस चाहिए, उसके लिए पुरानी बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेगी। तो उसकी एक तो चीज, कुछ चीज तो होती है अच्छी, कि आपको ओपन खुली सिटी, अच्छे गार्डन, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिल गई, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर उसके साथ साथ सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां, जिन लोगों की प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई थी, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर किया। एक्वायर करेंगे तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। उनको कंपनसेशन दिया गया। अब जब कंपनसेशन देते हैं तो जैसे करप्शन तो जो है, जब से सिविलाइजेशन चली है, डेवलपमेंट हुआ है, तो ये 1850 बल्कि 52-53 और 70 साल में 20 साल का टाइम लगा लिए। 17-18 साल का टाइम जो रीडेवलपमेंट हुआ। पेरिस, सिटी ऑफ लाइट, फ्रांस की जो कैपिटल है, तो उसमें क्या हुआ कि जो बिल्डिंगें एक्वायर की गई, डिमोलिशन हुआ उनका, तो उनको कंपनसेशन देना था। और कंपनसेशन में जो बिल्डिंग का मालिक है, रियल एस्टेट का मालिक है, दुकान है या मकान है या उसकी दुकान है, फैक्ट्री है, वो चाहता है खुद ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन मिले, मुआवजा मिले। और सरकारी मुलाजिम जो है वो भी खर्ब, भ्रष्टाचार में तो एक से एक बढ़ के है। तो वो भी चाहते हैं कि जो उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दे दूँ, मुझे उसको ब्राइब मिल जाए। और वो ब्राइब उसी प्रोपोर्शन में हो गई जिस प्रोपोर्शन में उसको फालतू कंपनसेशन दिया जा रहा है। तो ये तो सोशल बेनिफिट तो यह है कि ओपन सिटी मिल गई, अच्छे गार्डन मिल गए, सौड़ी चल की मिल गई। और सोशल लेवल यह है कि सरकार को ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ा, मुआवजा देना पड़ा। तो जिनके प्रॉपर्टी थे वो भी माला माल हो गए, और सरकारी मुलाजिम जिन्होंने दिया उसको सच किया, वो भी माला माल हो गए। उन दोनों की मौज हो गई। तो अब मैं इसको, जो इसराइल की जो 13 जून से 12 दिन की लड़ाई चालू हुई, तो वहाँ उनके जो डायरेक्टर जनरल टैक्स अथॉरिटी है, कंपनसेशन उन्होंने देना है। तो जो पेरिस के अंदर 1853 और 70 के बीच में जो कुछ हुआ, क्या वो इजरायली में रिपीट नहीं होगा? जरूर रिपीट होगा। मैं नहीं समझता कि भाई हिंदुस्तान में ज़्यादा हिंदू ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान है, सरकारी मुलाजिमी और जनता भी, या फ्रांस की जनता, वहाँ के सरकारी मुलाजिमी ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार तो सब जगह, करप्शन तो इजराइल में भी ऐसा ही होगा। तो उन्होंने जो कहा कि $3 बिलियन का नुकसान हुआ, कंपनसेशन देना पड़ेगा बिजनेस को, प्रॉपर्टी के मालिकों को। ये अमाउंट उससे कुछ काफ़ी ज़्यादा होगा। इन्फ्लेशन होगा, वो सब ज़्यादा मांगेंगे, जितना नुकसान हुआ उससे ज़्यादा। जो बिल्डिंग वो रिबिल्ट होगी,
तो वो पुराने डिज़ाइन की नहीं रहेगी, वो नई टेक्नोलॉजी और नए डिज़ाइन की होगी। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू जो होगी, वो रिप्लेसमेंट जो है वो पुराना स्ट्रक्चर का नहीं होगा, वो आज का मॉडर्न स्ट्रक्चर उसकी जगह पर बनाया जाएगा। उसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये $3 बिलियन का जो है एस्टिमेट मुझे टोटली गलत लगता है। इसको कोई 5-6 बिलियन डॉलर का ले जाना चाहिए, डबल ऑफ दैट। वैसे भी ये तो प्रोबेबली 2-3 दिन बाद का रफ एस्टिमेट ही है ना। ये तो थंब रूल थे, ऐसे कर लेते हैं ना प्रो रेटा बेसिस पे। तो उन्होंने जो एसेस किया है प्रो रेटा बेसिस पे किया है, एक्चुअल नहीं हुआ। और जब रिप्लेसमेंट उसकी वैल्यू करेंगे तो वो पुरानी आउटडेटेड बिल्डिंग नहीं होगी जो 50 साल पहले या 60 साल पहले। आज की तारीख में आज की जो टेक्नोलॉजी, आज के जो बिल्डिंग मटेरियल है वो इस्तेमाल होंगे, उनकी कॉस्ट उससे बहुत ज़्यादा है। तो रिप्लेसमेंट के साथ साथ वो रिन्यूअल भी हो जाएगा, उसका सुधार भी हो जाएगा, कीमत तो लगेगी। तो मैं समझता हूँ इसको नियरली थंब रूल डबल कर लो, 3 बिलियन को 6 बिलियन। अब जो वहाँ के इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मैंने पिछले वीडियो बताया था आपको कल, वो कहते हैं कि 12 बिलियन, क्योंकि उसमें जो डिफेंस सिस्टम का डैमेज हुआ है और जो आर्मामेंट्स का डैमेज हुआ उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वो रिप्लेसमेंट वो पुरानी टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजी का होगा, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो वो भी 12 बिलियन डॉलर से बढ़ेगी। तो दूसरी चीज़ मार्केट में डिमांड और सप्लाई की होती है। अब क्योंकि इसराइल को फटाफट चाहिए माल अपनी डिफेंस, के जो आयरन डोम होता था वो सब खत्म हो गया, वो फेल हो गया सिस्टम। तो अब वो सिस्टम चाहिए जो फेल ना हो, नया सिस्टम चाहिए, मॉडर्न सिस्टम चाहिए, पावरफुल सिस्टम चाहिए। अब जो नई टेक्नोलॉजी वाले आएगा तो उसकी तो नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा ही कीमत होगी। फिर जब जो सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मौके का सब फायदा उठाते हैं, वो कहेंगे भाई इसराइल को अब ज़रूरत है, इसकी सख्त ज़रूरत है। लड़ाई तो फिर दोबारा कभी भी चालू हो सकती है। तो उसके लिए फिर वो भी मुंह मांगे दाम मांगे कि भैया नीली आदमी है, जो चाहे मांग लो, और जब चाहिए तो देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 12 बिलियन डॉलर्स की जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का एस्टिमेट है वो भी डावाडोल हो जाएगा। ये कहीं 20, 22, 25 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचेगा। 20 तो लगा ही लीजिए आप मोटे तौर पे, कोई 5% तो बिना किसी फंडल सेंक्शन के हम डेविएट कर सकते हैं ना। फाइनेंशियल रूल्स में होता है, इंडिया में तो है, इसराइल के मुझे पता नहीं रूल्स का। हमारा जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें 5% तक डेविएशन के लिए हम एक्सेस एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जो DDO है, ज्वाइंट डिस्बर्सिंग ऑफिसर, खुद कर सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट उसी के मुताबिक हर 3 महीने में इशू होता हो जाएगा। तो एसोसिएट फाइनेंस की अप्रूवल की जरूरत नहीं है 5% तक। तो एक तो चीज ये, अब सवाल ये पैसा आएगा कहाँ से। यूरोप जो है वो यूक्रेन की लड़ाई में बुरी तरह से बर्बाद हुई भी, इकोनॉमी उनकी वहाँ की जनता दुखी है। टैक्स बढ़ाओ तो वोट नहीं देती, हार जाएगी। इंग्लैंड में सत्ता पलट गई, लेबर की गवर्नमेंट आ गई, तो जनता पे टैक्स लगाओ, जनता नाराज हो जाएगी। फिर उन्होंने जो ट्रम्प साहब ने उनको परेशान कर रखा है कि अपने डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, तो अगले 10 साल में उन्होंने 2% से बढ़ा के 5% करना है, 5% अपनी GDP का। तो उसके लिए पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो इसराइल को कहाँ से देंगे? अपने उसके रिसोर्सेज है नहीं, छोटा सा मुल्क है, 90 लाख की आबादी का, 1 करोड़ का।
तो प्यारे दोस्तों, मैं नहीं समझता कि वो अपनी ओन रिसोर्सेज कर पाएगा। अब बचा एक अंटा, यूएस और ट्रम्प साहब। अब यूएस की पिछली जो इकोनॉमी है, पिछले जो क्वार्टर है 3 महीने में 0.5% जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई। फिर जो ये रेसिप्रोकल जो टैक्सेस है, वो भी इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ यूएस की इकोनॉमी पे। और जितना उनकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उससे ज़्यादा का तो कर्जा है यूएस पे। तो वो उधार लेके, कर्जा लेके वो इसराइल को फाइनेंस करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, तो टैक्स तो बढ़ ही रहे हैं वहाँ, फिजिकल इन्फ्लेशन खूब हो रहा है। जब आप टैक्स ज़्यादा लगाएंगे इम्पोर्ट्स पे, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी यूएस में, तो भी जनता नाराज। बेनिफिशियरी चाइना। तो प्यारे दोस्तों, मामला कोई टेढ़ी खीर रहा है। तो ना तो यूरोप फाइनेंशियल मदद दे पाएगा अगले 10 साल इसराइल को। यूएस में तो ट्रम्प साहब 3.5 साल बचे, 6 महीने तो हो गए। उसके बाद कौन राष्ट्रपति आएगा, बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई तो खैर बनेगा ही। इलेक्शन तो होते हैं अभी। तो 1.5 साल बाद जब मिड टर्म इलेक्शन हो गए, सीनेट के और कांग्रेस के और स्टेट के गवर्नर्स के, तो उसमें क्या गुल खिलता है। इकोनॉमी हालत खराब हो रही है, तो उनके रिपब्लिकन पार्टी अगर जो सक्सेसफुल नहीं होती है, अच्छी जीत नहीं हासिल होती हो, तो आदमी तो गद्दार हो जाएंगे। अब जो पार्टी में मुखालफत हो जाएगी, ट्रम्प साहब का जीना मुहाल कर देंगे। तो पहले वो इसराइल की पूंछ पकड़े या अपनी पूंछ बचाए, मुश्किल हो जाएगा काम। अच्छा, अब जब ये मात हो गई इसराइल की, पहली दफे जो है उसकी कैपिटल सिटी है तेल अवीव पे मिसाइल्स पड़े हैं, आयरन ड्रोम टूट गया, मकान टूट गए, बिजनेस टूट गए, इकोनॉमी हालत खराब हो गई। कहा तो हाइफा था, क्या तेल अवीव। तो फिर उनको तो पैसे फौरन चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। देने वाला जो है, जो हालत में नहीं देने के लिए, जो आर्मामेंट के मैन्युफैक्चरर, वो तो उनको तो नगद चाहिए पैसा। उधार का धंधा ही नहीं करता कोई बिजनेसमैन, एडवांस में चाहिए पैसे। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे इजराइल में तख्ता पलट हो जाएगा, कोई दूसरी सरकार आएगी। ईरान का तो तख्ता पलटने के चक्कर में उसका तो तख्ता पलट हुआ नहीं, इजराइल में तख्ता पलट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि इकोनॉमी जो है बहुत ज़बरदस्त बीस्ट है, बब्बर शेर है। इकोनॉमी किसी की सगी नहीं होती, सबको पैसा प्यारा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बेंजामिन है, इनकी सब तख्ता पलट जाएगी इसराइल में, नई कोई बनेगी। कोई भी बन जाए, उससे फर्क क्या पड़ता है। और इस पे तो करप्शन के, फ्रॉड के बहुत केसेस है, जाके जेल में बैठ जाएगा। जेल में भी मुफ्त रोटी मिलती है, ना किराया देना मकान का, ना टैक्स देना, ना बिजली के, ना पानी के। वहाँ बैठ के किताबें लिख लेगा शांतिपूर्वक। किताब लिखना भी बड़ी अच्छी बात है। मेरी 5 किताबें पब्लिश हैं, किंडल आप पढ़ सकते हैं मेरी किताबें। किंडल का ऐप डाउनलोड कीजिए अपने कंप्यूटर डिवाइस पे, पढ़ लीजिए, तो आनंद आएगा। आप अच्छे इंसान बन जाओगे अगर मेरी किताब पढ़ोगे, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, महाज्ञानी बन जाओगे। तो मुझको लगता है कि ये मामला बड़ा, दुनिया में बहुत तेज बदलाव है, और ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तख्ता पलट हो जाएगा ये इसराइल में 1-1.5 महीने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो मैं सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।